ए खुदा तू बोल दे बादलों को मेरा प्यार हंस रहा है, बारिश की जाए। कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है, जो पूछो तो जाने, खुदा तुमको माने। तो मैं ओजा सर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सर घर के बाहर ऐसे रोमांटिक गाने ना गाएं, क्योंकि कोई भी पत्नी ऐसा नहीं कह सकती कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, क्योंकि पत्नी शब्द जुड़ते ही सभी महिलाओं की कुंडली एक जैसी हो जाती है। और ओजा सर, जब आप घर जाएंगे तो आपकी पत्नी ये नहीं पूछेगी कि खाने में दाल भात लिट्टी चोखा लाऊं क्या। स्वागत के लिए घर में इंस्टेंट कोचिंग संस्थान शुरू कर देंगी। आप चाहे कितने ही बड़े बड़े एग्ज़ाम पास क्यों ना किए हो, लेकिन पत्नी के सवाल का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो शिक्षा हम सभी के जीवन में रोजगार के लिए, समाज में अच्छे स्तर पर जीवन यापन करने के लिए एक बहुमूल्य उपलब्धि है। और बच्चों की शिक्षा परिवार से ही शुरू हो जाती है। जब नन्हा शिशु बैठना शुरू करता है, तब रिश्तों को पहचानना, चीज़ों को पहचानना हम सिखाते हैं। और जब बच्चा चलना सीख जाता है, तब कौन सी वस्तु उसके लिए नुकसानदायक है और क्या उपयोगी है, हम उसको समझाते हैं। उसके बाद बच्चे का स्कूल में दाखिला करा देते हैं। पढ़ाई से लेकर नैतिक शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ स्कूल में सिखाया जाता है। और विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अभी कुछ सालों से, जब से प्रतियोगी परीक्षाओं का कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने लगा है, तब से जगह जगह कोचिंग संस्थान चलाए जाते हैं। और कुछ शिक्षक अपने कुशल व्यवहार, सरल स्वभाव एवं आसान तरीके से बच्चों को सिलेबस तैयार कराते हैं। तो इनमें से खान सर, विकास सर, दिव्य कीर्ति, बबीता मैम, तनु जैन, ये सब विद्यार्थियों को एग्ज़ाम की तैयारी इतने आसान तरीके से कराते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगता है एवं एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर लेते हैं। वैसे यही शिक्षा का नियम है एवं सिद्धांत भी है। तो ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले शिक्षक हैं ओझा सर। और इनके बात करने के दबंग अंदाज, रोबीली आवाज़ एवं अपने घर परिवार के सदस्य की तरह ये विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो मैं कुछ साल पहले न्यूज़ चैनल पर, टीवी पर इनको देखती थी। तो ये भारत के इतिहास के बारे में बताते थे और स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर प्राचीन समय तक का इतना ज्ञान होना कोई आसान काम नहीं है। और वो भी सब कुछ एकदम धांसू अंदाज में बताना। तो मैं अवध ओझा जी के बारे में कुछ विशेष बातें बता दूं। ओझा जी एक प्रतिष्ठित सिविल सेवा कोच एवं प्रेरक वक्ता, यूपीएससी के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं। और इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। और यूपीएससी परीक्षा पास करने एवं मेन एग्ज़ाम में असफल होने के बाद भी इनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। इनका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया और इन्होंने पूना में IORA-IAS की कोचिंग की स्थापना की एवं विद्यार्थियों को एग्ज़ाम मटेरियल आसानी से प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनवाया। और इनका जन्म 3 जुलाई 1984 को गोंडा के उत्तर प्रदेश में हुआ। और छात्रों के बीच ये ओझा बाबा एवं ओझा सर के नाम से जाने जाते हैं एवं हजारों यूपीएससी के छात्रों की सफलता का श्रेय ओझा सर की शिक्षा नीति को जाता है। और मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े अवध ओझा जी के पिता श्री माता प्रसाद ओझा एक पोस्ट मास्टर के रूप में कार्य करते थे एवं बेटे के उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से बहुत सारे त्याग इनको करने पड़े। और अवध ओझा जी को उनके अध्यापन, विशेषकर इतिहास की जानकारी के लिए जाना जाता है। और इनका प्रभाव सिर्फ कक्षा शिक्षण तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि असंख्य सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये प्रेरणादायक हैं। और ओझा सर बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे और वो गलत बात, लोगों का गलत व्यवहार एवं अपमान का करारा जवाब देते हैं। और उनके इस व्यवहार के बारे में सभी जानते हैं। और स्कूल के शिक्षक कई बार उनके माता पिता से शिकायत भी करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद पढ़ाई की इच्छा हमेशा दृढ़ एवं क्रमबद्ध रही। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के फातिमा इंटर कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की। और ये कहते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना कोई आसान कार्य नहीं है। ब्राह्मणों में जो मेहनत, बुद्धि, परिश्रम एवं भावना का एक चक्र होता है,
यही ब्राह्मणों को उनके ज्ञान के माध्यम से समाज में उच्च स्तर प्रदान करता है, क्योंकि प्राचीन समय में हमारे भारत में जाति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठाकुर 4 वर्गों में विभाजित किया था एवं सभी के क्षेत्रों का कार्य भी अलग अलग बांटा गया था। लेकिन ब्राह्मण समुदाय सभी जातियों को एक कड़ी में जोड़ता है। तो एक बिहारी लड़का है, वो सेम टू सेम इनकी आवाज़ में मिमिक्री करता है। तो वो ओझा सर की एकदम हूबहू आवाज़ में कहता है, अपने पैसे से तो दुनिया मेला घूमती है, साहब मज़ा तो तब है जब आप मेला में व्यापार करने जाइए, भीड़ में चल रहे किसी की जेब में हाथ डाले, अपनी जेब में रख ले। सर राजा वाला व्यक्तित्व है, जिस दिन आप कर्म तो दुनिया कर रही है, सर कसम खा लीजिए, साहब करेंगे तो सिर्फ कर्म कांड। तो ये लड़का जब सर की मिमिक्री करता है तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ओझा सर ही बोल रहे हों। ओझा सर से एक पत्रकार ने पूछा, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? तो सर ने बड़ा मैजिकल जवाब दिया कि गांव वाले शादी नहीं होने देते थे, क्योंकि जब भी कोई लड़की वाले आते थे मुझे देखने के लिए तो आस पड़ोस वाले भड़का करके भगा देते थे। तो अब के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे भी अच्छे से ध्यान है कि हमारे ज़माने में भी ऐसे ही होता था कि पहले तो सारे मोहल्ले वाले मिल कर के रिश्ता पक्का करा देते थे, और जब शादी तक बात पहुंच जाती थी तो गलत सलत बोल करके शादी तोड़वा देते थे। तो ओझा सर एक सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के प्रखर विचारों वाले व्यक्ति हैं, और उनका मानना है कि खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि युवाओं में हमेशा एक एजुकेशन से ज़्यादा फैशन हावी रहा है, जबकि हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता चले तो पछाड़ खा कर गिर जाए। इतना साधारण सा व्यक्ति असाधारण व्यक्तित्व वाला है। और मैंने टीवी पर ओझा सर को जब पहली बार देखा था तब सिर पर अंगोछा बांध रखा था, बहुत ही सिंपल सा स्वेटर पहन रखा था, और फिर भी मुझे पता चला कि असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ विद्यार्थियों को कोचिंग में लगता होगा कि सर इतने रोबदार अंदाज में पढ़ाते हैं, तो सर के पढ़ाने के अंदाज से जो बच्चे थोड़े लेज़ी होते हैं उनके दिमाग में प्रश्नों के उत्तर आसानी से नहीं पहुंच पाते, तो सर के तरीके से एक बार में फर्राटे से आंसर समझ आ जाते हैं। वैसे घर से लेकर बाहर तक व्यक्ति को फुल एनर्जी में रहना चाहिए। पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान ओझा सर से पूछा कि राजा का सिद्धांत कहाँ से सीखे हो? तो सर ने जवाब दिया, रिक्शे वाले को आपने कभी मिठाई दी है, और यदि दी भी होगी तो कहीं ख़राब ना हो जाए सिर्फ इसलिए। तो पत्रकार ने कहा, कोई काम पड़ेगा तो काम के लिए बुला लेंगे। ओझा सर एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि गुड्डू भैया का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो मेरे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है कि शुरू में तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मज़ा आने लगा। तो सर बताते हैं कि मैंने भी विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम मजबूरी में किया था, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा। तो सर की इस बात को सभी को समझना चाहिए कि हमको मजबूरी में किए गए कार्य को भी खुश होकर करना चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा से हमारे सभी कार्यों का संचालन होता है। तो आप अपनी मर्जी से या पसंद का कार्य न मिलने पर उस काम को छोड़ देते हैं तो आप भगवान की मर्जी के खिलाफ जाते हैं, और फिर शायद आपको दूसरा मौका ना मिले, और यदि मिलेगा तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर की थ्योरी और फार्मूला ये बहुत बड़े दार्शनिकों वाला है, और विद्यार्थियों को इनके सिद्धांत एवं फार्मूले के अनुसार एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। और कुछ लोग इन पर एलिगेशन लगाते हैं, तो ये गज़ल कह कर के समझाते हैं कि तभी तो गज़ल बनी है, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत ना दीजिए, क्या हुआ, हम हैं ख़राब, ज़माना ख़राब है। तो एक लड़की ने रील पर वीडियो बनाकर सर को बदनाम करने की कोशिश की ताकि सर की कोचिंग डाउन हो जाए और सर बदनाम हो जाए। तो उस लड़की को ये सोचना चाहिए था कि सांच पर कोई आँच नहीं आ सकती, क्योंकि कोचिंग संस्थान तो विद्या का मंदिर होता है, और कितना रात दिन मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए। इतनी विशाल ज्योति को राय भर की बदनामी तो नहीं बुझा सकती जिनके पास हजारों लाखों विद्यार्थी रूपी मशाल हो। तो इसी तरह के मार्गदर्शन विचारों, धार्मिक एवं ऐतिहासिक और कुकिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।